हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और अब हम रिवाइज करेंगे हमारा वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 8 बिजनेस स्टडीज, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी क्वेश्चन इस चैप्टर में से नजर आएंगे। लास्ट में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, जो आप इसमें कर लें तो आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तो एक ऐसी जगह जहां पर सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं उसे फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। इट इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टू मेन sectors: household which save funds and business which invest the funds. Financial market help in the link between the savers and the investors, mobilize the funds between them, and allocation and acquisition of the fund is also known as financial market. अब फाइनेंशियल मार्केट के कुछ फीचर्स हैं, तो फाइनेंशियल मार्केट के फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला इसका फीचर होता है, हमारा फंक्शन होता है इसका मोबिलाइज या फिर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। अगर हम अपने पैसों को घर पे रखेंगे तो वो हमारे किसी भी प्रोडक्टिव यूज के लिए नहीं काम आएंगे। रखे रखे पैसा कभी नहीं बढ़ता। तो फाइनेंशियल मार्केट ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं हमें मोबिलाइज करता है, हमारे पैसों को मोबिलाइज करता है, हमारी सेविंग को मोबिलाइज करता है फर्दर प्रोडक्टिव यूज के लिए। फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। यू ऑल नो दैट द forces of the demand and supply help to establish a price for the commodity. In the financial market, the household are supplier of the funds and the firm represent the demand. The interaction between them establish a price of the financial assets. तीसरा है हमारा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है। हम इजीली परचेज और सेल करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स को, और इजीली उसे हम कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रिड्यूस करता है, बिकॉज अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहले इनिशियली पब्लिक ऑफर करके हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब EIP हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। दो तरीके के हमारे फाइनेंशियल मार्केट है, मनी मार्केट और दूसरा है हमारा कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है जो केवल 1 ईयर के लिए होता है। इसका रिस्क भी बहुत कम है। शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो हाईली लिक्विड है और कोई फिजिकल इसकी जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती। और ये कई इंस्ट्रूमेंट्स है इसके अंदर, अभी इसका डिस्कस करेंगे। और इसके ही अपोजिट साइड जो कैपिटल मार्केट है, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म मार्केट है। इसका फिक्स जोग्राफिकल एरिया होता है। इसका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। रिटर्न भी अच्छा है, लिक्विडिटी लो है इसकी और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। प्राइमरी मार्केट में डेब्ट इक्विटी, सेकेंडरी मार्केट में डेब्ट इक्विटी, लेकिन इनको पढ़ेंगे किस तरह से ये डिफर करते हैं आपस में। उससे पहले मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म मार्केट है, जीरो कूपन बॉन्ड इसका दूसरा नाम है और RBI ही इशू करती है ये। इसका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज है। डिडक्शंस में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी इसके छोटी छोटी बातें चीजें सुन लो, ताकि बाई चांस अगर MCQ में दिख गया तो हम कम से कम लिख तो पाएंगे। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट की तरह है, जो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो प्रॉमिस करता है कि हम पे कर देंगे आपके अमाउंट को एज अ फिक्स पीरियड। इसका मैच्योरिटी पीरियड 15 डेज से 1 ईयर होता है। और तीसरा है कॉल मनी। जब किसी बैंक को टेम्परेरी शॉर्टेज हो जाए मनी की, तो वो दूसरी बैंक से रुपए ले लेती है, मनी ले लेती है फॉर कम उसको खत्म करने के लिए उस शॉर्टेज को, और इसका मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 1 से 15 डेज होता है। नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट, नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बिल। यहाँ पर दे नहीं रखा, कमर्शियल बिल है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। यस, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह है, जहाँ पर एक ड्रॉअर से हम सामान लेते हैं और वो एक बिल लिखता है और 3 मंथ्स का इसका मैच्योरिटी पीरियड है, और हम प्रॉमिस करते हैं नहीं, एक्सेप्ट करते हैं उसका ऑर्डर कि हम इतने स्पेसिफाइड डेट पर पे करेंगे। और जो एक्सेप्टेंस देता है उसे ड्रॉई कहते हैं, जो एक्सेप्टेंस करवाता है उसे ड्रॉअर कहते हैं। Certificate of deposit is an unsecured negotiable short-term instrument issued by the commercial bank. They can be issued to the individual, corporations, company during the period of tight liquidity when the deposit growth of bank is slow.
जब बैंक का डिपॉजिट रेट स्लो हो तब ये इशू करते हैं और ये मोबिलाइज करते हैं मनी को फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल मार्केट, और कैपिटल मार्केट के अंदर अगर डिफरेंस बिटवीन आ जाता है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में, तो पार्टिसिपेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, कॉर्पोरेट एंटिटीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स, मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। अगर हम बात करें हमारे मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स की, तो आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंस कंपनीज, ईटीआई, एलआईसी, जीआईसी, ये भी बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेटर्स, बॉन्ड। और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट अभी हमने पढ़े थे ट्रेड बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे। इन्वेस्टमेंट आउटले के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर अ ह्यूज फाइनेंशियल आउटले, लेकिन कैपिटल मनी मार्केट में कहीं ना कहीं ह्यूज इन्वेस्टमेंट आउटले होता है, क्योंकि इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सेफ्टी की बात करें तो कैपिटल मार्केट आर रिस्की, रिस्क बहुत होता है और रिटर्न भी अच्छा है इसका, लेकिन जो हमारा मनी मार्केट है उसका रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न उसमें ज्यादा नहीं मिलता। तो ये उनके रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सपेक्टेड रिटर्न, द इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल मार्केट जनरली यील्ड अ हाई रिटर्न, whereas in the money market there is no expected much high return। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स है, अक्सर एग्जाम में इनके भी डिफरेंस आते हुए दिखते हैं। मनी मार्केट न्यू इशू है, पहली बार इशू कर रहे हैं, प्राइमरी मार्केट में आ जाता है, प्राइमरी मार्केट में आ जाता है। इसके बहुत सारे फ्लोटेशन के मेथड्स हैं, जैसे पहला है हमारा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ हमारे कंपनी में पैसा लगाओ, तो इसे बोलेंगे ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर फॉर सेल, जब हम शेयर इशू कर रहे हैं इन्वेंट्री इंटरमीडियरी को, और इंटरमीडियरी हाई रेट पे उसको शेयर इशू कर जनरल पब्लिक को, तो इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। जब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को शेयर इशू करे जाए, प्राइवेट प्लेसमेंट। जब एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर को चांस दिया जाए कि पहले तुम शेयर्स ले लो, नए शेयर्स है, और बाद में आउटसाइडर को मौका दिया जाए, तो उसे कहते हैं राइट इश्यू। ईआईपीओ, इनिशियली पब्लिक ऑफर, इनिशियली स्टॉक एक्सचेंज जब ऑनलाइन ऑफर निकालती है कि आओ और हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, और जनरल पब्लिक उसके एक्सेप्टेंस लेती है और प्लेस करती है ऑर्डर, एग्जीक्यूट करती है ऑर्डर, ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है, इसलिए ईआईपीओ इसे कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी का अंतर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। सेल होता है सिक्योरिटी का बाय न्यू कंपनी, ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स ओनली, सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी बिटवीन द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली, और ओनर्स यहाँ पर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील होती है, और केवल बाइंग का प्रोसेस होता है प्राइमरी में, यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों होती है। नो फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया इन प्राइमरी, स्पेसिफाइड प्लेस होती है सेकेंडरी में। प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट एंड प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। तो कम से कम 4 से 5 डिफरेंस रेडी करिए। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट है जो हमें रेगुलेट करता है, हमारे सिक्योरिटी मार्केट को असिस्ट करता है और कंट्रोल करता है बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। इसके कम से कम 5 से 6 फंक्शंस रेडी करके जाइए, और इसका सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइड लिक्विडिटी, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का प्राइसिंग भी फोर्सेस ऑफ डिमांड से तय होता है। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, द स्टॉक एक्सचेंज कैन प्ले अ वेरी विटल रोल इन इंश्योरिंग वाइडर शेयर ओनरशिप by regulating new issues, better trading practices and taking effective steps in educating the public about investment। पब्लिक को इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज देना। स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन के लिए स्कोप प्रोवाइड करता है, सेफ्टी रहती है ट्रांजेक्शन की। अब हम ट्रेडिंग प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहला हमारा ट्रेडिंग प्रोसीजर होता है कि हम एक ब्रोकर हायर करते हैं, और ब्रोकर हायर करने के बाद हमें एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। डीमेट अकाउंट ओपन हो जाए उसके बाद, इन्होंने पॉइंट्स में नहीं दिया है, मैं आपको पॉइंट्स में बता देती हूँ। फिर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के बाद हमें लिस्ट प्रोवाइड करी जाती है ब्रोकर के थ्रू, हम उसमें बेस्ट रिटर्न वाले प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर एग्जीक्यूट करते ही हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल जाता है जो कि 24 आवर्स
के अंदर मिल जाता है ब्रोकर के द्वारा। उसमें क्वांटिटी और सारे प्राइसिंग, सारी इंफॉर्मेशन ब्रोकेज वगैरह हर एक चीज उसमें कॉन्टैक्ट नोट में मेंशन होती है, उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट नोट। उसके बाद हम इधर पेमेंट करेंगे सिक्योरिटी का, खरीदा है तो, और पेमेंट आएगा हमारे, देंगे सिक्योरिटी अगर हमने बेची है तो। और फिर सेटलमेंट साइकिल जिसमें हमने ब्रोकर को पेमेंट किया, पे इन डे, और ब्रोकर ने दूसरे ब्रोकर को पेमेंट किया जिससे खरीदा या बेचा था, उसे कहेंगे पे आउट डे। और इस पूरी साइकिल को बोलते हैं सेटलमेंट साइकिल, T+2 डे। तो ये पूरा हमारा ट्रेडिंग का प्रोसीजर है। अगर फिजिकल फॉर्म के डॉक्यूमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसीजर को कहते हैं हम डीमटीरियलाइजेशन, और पूरा प्रोसेस वही है जो मैंने अभी आपको बताया ट्रेडिंग का। पैन कार्ड सबसे मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। परमानेंट अकाउंट नंबर इसकी फुल फॉर्म है। उसके अलावा में डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट डिटेल, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें फिल करनी पड़ती है। उसके बाद हमारा एक डीमैट अकाउंट खुलता है। ठीक है, यहाँ पर वो सारी चीजें लिखी है जो मैं अभी आपको बता रही थी, चाहे वो कॉन्टैक्ट नोट के बारे में हो, एग्जीक्यूशन ऑफ के बारे में हो, सारी इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? फिजिकल डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना। डिपॉजिटरी उस बैंक को बोलते हैं, उस जस्ट बैंक की तरह होती है। इट इज लाइक बैंक वेयर द जहां पर हम सिक्योरिटीज को एग्जीक्यूट करते हैं उसको हम कहते हैं डिपॉजिटरीज। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो होते हैं जो ब्रोकर्स होते हैं और जो शेयर मार्केट के साथ एक इन्वेंट्रीज की तरह, इंटरमीडियरी की तरह डील करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर डिपॉजिटरी के बारे में पूछ सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक बैंक दैट कीप मनी इन सेफ कस्टडी फॉर कस्टमर, एंड डिपॉजिटरी ऑल्सो इज लाइक अ बैंक विच कीप सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर। जैसे बैंक हमारा पैसा सेफली रखती है, डिपॉजिटरी हमारे बैंक की तरह है जो हमारे सिक्योरिटीज को सेफली रखती है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब यहाँ पर है NSE, द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज द लेटेस्ट मोस्ट modern and technological driven exchange. It is incorporated in 1992 and recognized in 1993 with trading of wholesale debt marketing segment. It was set up for the leading financial institution, bank, insurance company and other financial inventories. सेटअप की थी काय के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए नेशन वाइड ट्रेडिंग, equal access to inventories all over the country, providing a fair, efficient and transparent security, enabling the shorter settlement cycle and meeting the international benchmark and standard. तो स्टॉक एक्सचेंज इंडाइसेस की अगर बात करें तो दो हैं, एक है हमारा सेंसेक्स और दूसरा है हमारा निफ्टी। और सेंसेक्स को डील करता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और 50 स्टॉक है इसके, और हमारा जो सेंसेक्स है उसे डील करता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज was established in 1875 and was Asia's first stock exchange. It was granted permanent recognition under the Security Contract Act 1956। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक एक्सचेंज का पॉइंट पूरा फिनिश हो गया। अब एक बात याद रखना बेटा, प्राइमरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। इसका क्वेश्चन कोई पूछे तो आप बता देना। अच्छा, क्यों हमारा ये वर्क करता है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मतलब क्या वर्क करता है? प्रोवाइड एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इक्विटी और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एंश्योर एक्टिव ट्रेडिंग एंड सेफगार्ड मार्केट, बिल्कुल NSE की तरह है। conform to international standard. The reason for establishing सेबी क्यों हमारे देश में आया? अब पहली बात तो सेबी आया कब? सेबी 1988 में आया था, लेकिन इसको लीगल स्टेटस 1992 में मिला था। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कहीं ना कहीं हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है, डेवलप करता है और रेगुलेट करता है ऑल द स्टॉक एक्सचेंज। इसको लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, वो है हमारी स्मूथ फंक्शनिंग हो, हमारे सारे स्टॉक एक्सचेंज में कोई माल प्रैक्टिस ना हो, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, प्रोटेक्शन हो, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो, रेगुलेशन हो, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन हो। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है, प्रोटेक्टिव फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस एंड हमारा डेवलपमेंट फंक्शन। उससे पहले पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी।
to regulate stock exchange, to protect the rights and interest of investor, to prevent trading and malpractices, to regulate and develop a code of conduct. फंक्शंस में हमारे 3 है. पहला है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शंस. अगर हम केवल प्रोटेक्टिव फंक्शन की पहले बात करें तो प्रोटेक्टिव फंक्शन को हमारे 3 चीजें उसमें पढ़ाई जाती हैं. प्रोहिबिशन ऑफ fraudulent and unfair trade practices, controlling insider trading and imposing penalty, promotion of fair practices and code of conduct, undertaking step for investor protection. चार ही कम से कम याद कर लो, 3 से कम तो किसी हालत में नहीं आएगा. जब पूछा जाएगा कि 3 फंक्शनल प्रोटेक्टिव फंक्शन बताओ, 3 रेगुलेटरी फंक्शन बताओ, 3 डेवलपमेंट फंक्शन, कई बार ये डायरेक्ट आता हुआ भी दिखा है तो हम डायरेक्ट तैयार करेंगे. रेगुलेटरी फंक्शन में रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर, रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट एंड स्कीम म्यूचुअल फंड्स, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज एंड मर्चेंट मार्केटर्स, बैंकर्स, regulation of trade takeover bids by company, calling for information by undertaking inspection, conducting inquiries, auditings. और अगर 3 हम डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर पढ़े तो डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरी, conducting research and publishing information, undertaking measure to develop the capital market by adapting a flexible approach. तो ये हमारे फंक्शंस हैं. इनके अच्छे से पॉइंट तैयार कर लीजिए. याद रखिएगा, इनसाइडर ट्रेडिंग तब आएगा जब अंदर ही कोई इंफॉर्मेशन लीक कर दी जाए मैनेजर के द्वारा, और जो प्राइस है एक्चुअली शेयर्स के उनसे बढ़ा चढ़ा के प्राइस में शेयर्स बेचे जा रहे हो तो इसको बोलेंगे प्राइस रेजिंग. कोई अनफेयर काम हो रहा है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और ये तीनों के तीनों आ जाएंगे हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शंस में. पेनल्टी चार्ज भी की जाती है प्रोटेक्टिव फंक्शन में. डेवलपमेंट में सारे जो हमारे ट्रेनिंग वगैरह हैं, रजिस्ट्रेशन वो है, ट्रेनिंग है हमारे, और कोई भी ऐसे डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा रिसर्च का काम हो रहा हो, मार्केट में डेवलपमेंट हो रहा हो, फ्लेक्सिबल अप्रोच को अडॉप्ट करना हो, और कोई भी अगर रेगुलेशन हो रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो सब रेगुलेटरी फंक्शन में आएंगी. तो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट. 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के बेहद इंपॉर्टेंट है. एक तो 2 में से कोई एक डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी, या कैपिटल, या फिर मनी मार्केट. दूसरा सेबी और उसके फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको एक और क्वेश्चन करना है एमसीक्यूज के हिसाब से, तो अगर फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना, उसे हम डीमर्टिलाइजेशन कहते हैं. तो इस तरह से इस चैप्टर को रेडी करिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए. चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक करिए. अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें. बाय बाय.